आज की क्लास में आज जी की क्लास है। भी मैं पिछली धारा में आप 21 से लेकर 30 तक अध्ययन करियो। 21 में थे सदस्यों की अयोग्यताएं, 21 में थी सदस्यों की अयोग्यताएं सारी। उसके बाद में 21 से लेकर हमने 30 तक पढ़ी थी। 29 में था भ्रष्ट आचरण। अब भ्रष्ट आचरण की जो बात है वो धारा 31 से संबंधित है। जैसे कि मान लिया जाता है कि भ्रष्ट आचरण में कौन कौन व्यक्ति आते हैं। अब ये तो बात मैंने कर ली थी कि भ्रष्ट आचरण में ये होने पर ये होता है, ये होने पर ये होता है। वो बात लिखी गई कहाँ है? तो वो बात लिखी गई धारा 31 में कि भ्रष्ट आचरण होने पर उम्मीदवार का उस पर क्या कार्रवाई होती है। धारा 30 में हमने पढ़ा था कि निर्वाचन संबंधी मामलों में हाईकोर्ट की जो अधिकारिता है उसको वर्जित किया गया है कि उसमें हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता यदि निर्वाचन में कोई प्रकार की त्रुटि हो गई है तो, या कोई भी प्रकार की अपारदर्शिता नहीं रही है या भ्रष्ट आचरण निर्वाचन में हुआ है। ऐसा होने पर किसी व्यक्ति को पता चलता है, कोई उम्मीदवार को पता चलता है कि इस चुनाव में भ्रष्टाचार हुआ है, जैसे कि चुनाव सही तरीके से नहीं कराया गया है या कोई उम्मीदवार भ्रष्ट आचरण से ग्रसित है, जैसे कि उसमें उसे जैसे कि अपराध दोष हो चुका है, उसका अपरेशन से संबंधित मामले में दोषी पाया जाता है, ऐसा व्यक्ति भ्रष्ट माना जाता है। हमारे पीछे पढ़ के आए हम कि वैसा व्यक्ति भ्रष्ट माना जाता है तो वो चुनाव में निरहत रहेगा, अयोग्य रहेगा। तब तब जो व्यक्ति है या कोई भी वोटर है या उस वार्ड का जो निवासी है वो उस उम्मीदवार के खिलाफ, उस निर्वाचन के खिलाफ हाईकोर्ट में अपनी याचिका दर्ज करवाता है, जिसे इसमें लिखा गया है धारा 31 में निर्वाचन याचिका। तो निर्वाचन की जो याचिका है वो जिला न्यायालय में याचिकाकर्ता जो व्यक्ति है वो जिला न्यायालय के समक्ष निर्वाचन में याचिका लगाता है कि निर्वाचन सही रूप से नहीं हुआ है या जो व्यक्ति का निर्वाचन हुआ है वो भ्रष्ट आचरण से ग्रसित है। ये बात की गई है धारा 31 में। तब जिला न्यायालय उस अपील को स्वीकार करता है और उस अपील के खिलाफ कोई प्रकार की कार्रवाई करता है, लेकिन एक शर्त यही है कि निर्वाचन की याचिका कब दर्ज की जाती है। तो निर्वाचन की जो याचिका है वो निर्वाचन से 1 माह के अंदर अंदर ही दर्ज की जाती है। निर्वाचन हो गया 1 माह से ऊपर हो गया तो निर्वाचन याचिका दर्ज नहीं की जा सकती। धारा 31 इस प्रकार की बात कर रहा है। निर्वाचन की 1 माह के अंदर अंदर वह निर्वाचन याचिका दर्ज की जाती है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में निर्वाचन याचिका क्या है, धारा 31 में इसका प्रावधान किया गया है। इनमें एकदम इस प्रकार ही बात करी गई है, यदि कोई भी चुनाव में भ्रष्ट आचरण हुए है तो व्यक्ति निर्वाचन याचिका दर्ज कर सके, आप अपील जिला न्यायालय में लगा सके और भी निर्वाचन के खिलाफ निर्वाचन रद्द भी करवा सके। तारीख समय अवधि क्या रही, 1 माह के अंदर अंदर, निर्वाचन की डेट से 1 माह के अंदर अंदर उस निर्वाचन याचिका को दर्ज किया जाएगा। धारा 31 में इस प्रकार की बात की गई है। फिर धारा 32, अब जिला न्यायालय से उठकर यदि मान लो व्यक्ति निर्वाचन याचिका करता उस निर्णय से, जिला न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं हुआ है तो, और हाल फिलहाल में भी जो उम्मीदवार चुन के जा चुके हैं वो अभी भी सत्ता में है, तब याचिकाकर्ता जिला न्यायालय से असंतुष्ट होकर हाईकोर्ट में अपनी अपील करता है, वो भी 1 माह के अंदर अंदर, जिला न्यायालय के आदेश के 1 माह के अंदर अंदर याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में अपनी अपील दर्ज करवाता है। हाईकोर्ट में अपनी अपील दर्ज करवाने पर हाईकोर्ट का जो मुख्य जज है, जो सीजे है, वो भी इस निर्वाचन संबंधित जो भी मामला हो चुका है उसे 3 माह के अंदर अंदर निपटाने का प्रयास करता है। 3 माह के अंदर निपटाने का प्रयास करता है कि 3 माह माए इन चीज ने सल्टाए वहां पर एवं निष्कर्ष काट दो। निर्वाचन अगर पारदर्शिता से नहीं रही हो, यदि कोई भ्रष्टाचार से ग्रसित है तो भी निर्वाचन रद्द कर दो, या फिर कोई इलाज करो, या फिर नगर पालिका ने ही विघटन करो और विघटन जो को सूचना है वो राज्य सरकार ने भेजो और राज्य सरकार की नगर पालिका ने रद्द कर सी, कि चुनाव ने रद्द कर सी और वापिस उपचुनाव करवा सी। तो धारा 31 और धारा 32 एकदम वापिस फ्लो में देख लो आप। धारा 31 में लिखा हुआ है निर्वाचन याचिका। निर्वाचन याचिका धारा 31। निर्वाचन याचिका क्या, याचिकाकर्ता कौन होगा, याचिकाकर्ता होगा कोई भी उस वार्ड का निवासी। याचिकाकर्ता जो है उस वार्ड का जो मामूली वोटर है, वैसे वोटर मामूली नहीं है, याचिकाकर्ता होगा वोटर
अच्छा, एक चुनाव के अंदर दो विपक्ष होते हैं, विपक्ष ए विपक्ष बी। अधिकतर दो पक्षों के बीच में तगड़ा मुकाबला होता है। यदि बी पार्टी वाला जीत जाता है और ए पार्टी वाले को लगता है नहीं ये भ्रष्ट आचरण से ग्रसित है, ये धारा 29 का उल्लंघन कर रहा है, मतलब कि ये धारा 29 में जो भी अयोग्यता बताई गई है उस भी व्यक्ति में इस प्रकार की अयोग्यता शामिल है, तब ए व्यक्ति भी जो ये भी जो उम्मीदवार है वो भी याचिका लगा सकता है। मतलब कहने का मतलब है उम्मीदवार भी जो है वो याचिका लगा सकता है, उम्मीदवार भी याचिका लगा सकता है। तो निर्वाचन याचिका निर्वाचन करता, वोटर उम्मीदवार लगा सकता है, वार्ड का निवासी है, वार्ड का निवासी कहाँ लगाएगा याचिका? जिला न्यायालय में। डायरेक्ट भी जा सकता है लेकिन पहले जिला न्यायालय में वो अपनी याचिका दर्ज करवाएगा, जिला न्यायालय में याचिका दर्ज करवाएगा। यह जिला न्यायालय 1 माह के अंदर अंदर उस याचिका का क्या करेगा? खंडन करेगा। खंडन मतलब कहने का तात्पर्य है उस याचिका पर अपना मत देगा, अपना फैसला सुनाएगा। और यदि इस फैसले से जो याचिका करता है वो क्या हो गया? असंतुष्ट, असंतुष्ट हो गया, तब वो क्या करेगा? तो आगे बात लिखी हुई है धारा 32 में, धारा 32 में लिखी हुई है कि जो रद्द हो गई जो याचिका है वो हाईकोर्ट में अपील कर सकता है। कहने का मतलब है कि जिला न्यायालय की फैसले के संबंध में यदि कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो वो हाईकोर्ट में अपनी अपनी अपील कर सकता है, वो इस याचिका को हाईकोर्ट में दाखिल करवा सकता है। अब हाईकोर्ट का कार्य क्या कार्य है? अब जो हाईकोर्ट है, अच्छा एक बात और, कि जो याचिका है वो निर्वाचन से 1 मंथ के अंदर अंदर, निर्वाचन से 1 माह के अंदर अंदर यह याचिका करता है जो है वो जिला न्यायालय में जाकर अपना बात रखेगा। ऐसा नहीं कि निर्वाचन हो गया 1 माह से ऊपर हो गया तब वो आ रहा है, तब हाई जज साहब गए कि भाई तू क्या कर रहा था, चुनाव हुए को 2 महीने हो गए हैं। अब हाईकोर्ट, अब ये व्यक्ति चला गया हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट में क्या, हाईकोर्ट में क्या सीन है? तो हाईकोर्ट क्या करेगा? हाईकोर्ट पहली बात तो जिला न्यायालय के आदेश को सुनेगा, आदेश को पढ़ेगा पहले, आदेश को पढ़ने के बाद में अपना फैसला सुनाएगा, या अपना फैसला सुनाएगा। और ये फैसला कब सुनाएगा अपना? यह फैसला हाईकोर्ट की में अपील दर्ज करने से 3 मंथ के अंदर अंदर सुनाएगा, क्योंकि ऐसे केस हैं जिनको ज्यादा लंबा खींचा नहीं जा सकता। तब हाईकोर्ट 3 माह के अंदर अंदर इस प्रकार के जो मुकदमे हैं, जो याचिकाएं हैं, उनका निवारण करता है। तब दिखाया गया है कि हाईकोर्ट 3 माह के अंदर अंदर इस प्रकार की याचिकाकर्ता के क्या करेगा? निवारण करेगा। ये लिखी गई धारा 31 और धारा 32 में। अब धारा 33 में क्या कहा गया है? जैसे कि निर्वाचक याचिकाकर्ता निर्वाचन में याचिका लगा देता है कि भाई निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण हुआ है, क्या हुआ है? भ्रष्ट आचरण हुआ है, या उम्मीदवार जो है वो भ्रष्ट आचरण से ग्रस्त है, तो ठीक है भ्रष्ट आचरण ग्रस्त है, इसने ही मान लिया, इसने ही मान लिया। अब 33 में क्या कहा गया है? 33 में यह बोला गया है कि यदि समस्त सदस्य या समस्त उम्मीदवार भ्रष्ट आचरण से ग्रसित है, या फिर नगर पालिका के कुल संख्या के 2/3 सदस्य भ्रष्ट आचरण से ग्रसित है, वह अयोग्य है, वह निर्हरित है, तो हाईकोर्ट एक राज्य सरकार को आदेश जारी करता है, क्या? कि जो संबंधित नगर पालिका है उसे विघटित किया जाए, उसको रद्द किया जाए और पुनः उपचुनाव करवाए जाए, तब तक जब तक कि वह पारदर्शिता से चुनाव न हो जाए, ठीक है, तब तक वो निर्वाचित नहीं हो सकती। तो 33 में क्या कहा गया है कि भाई हाईकोर्ट है वो इस प्रकार के ऑर्डर जारी करता है, ठीक है। धारा 33
33 में क्या बोला गया है? 33 में कहा गया है कि जो समस्त उम्मीदवार है, जो समस्त उम्मीदवार है या नगर पालिका के जो 2/3 सदस्य भ्रष्ट आचरण से क्या है, अयोग्य है। भ्रष्ट आचरण हो गया उनका, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? एक मिनट। धारा 33, समस्त उम्मीदवार या नगर पालिका के जो 2/3 सदस्य हैं वह अयोग्य हो गए हैं। धारा 29 में जो अयोग्यताएं बताई गई है, भ्रष्ट आचरण बताया गया है, उनसे अयोग्य है, तो तब क्या है, तब हाईकोर्ट या जो भी न्यायपालिका है वह राज्य सरकार को आदेश जारी करेगी। राज्य सरकार क्या करेगी? राज्य सरकार नगर पालिका को क्या करेगी? विघटन करेगी। उसका गठन नहीं, उसका क्या करेगी? विघटन। उसको क्या कर देगी? रद्द कर देगी। रद्द कर देगी। रद्द करने के बाद में क्या होगा? वापस होगा उपचुनाव। उपचुनाव, अच्छा, तो उपचुनाव से पूर्व क्या रहेगा? तो उपचुनाव से पूर्व राज्य सरकार धारा नंबर आगे आएगी, धारा 322, धारा नंबर 322 आगे आएगी। धारा नंबर 322 के अंतर्गत राज्य सरकार उस संबंधित नगर पालिका को अपने पास रखती है, मतलब कि अपने अधीन रखती है। धारा 33 में समस्त उम्मीदवार यदि भ्रष्ट आचरण से अयोग्य हो गए हैं या फिर नगर पालिका के जो समस्त कुल संख्या है नगर पालिका सदस्यों की, उनके वो 23 सदस्य भी क्या हो गए हैं? अयोग्य हो गए हैं, तब हाईकोर्ट इस प्रकार की बात करता है और राज्य सरकार संबंध नगर पालिका को रद्द कर देती है और वापस उपचुनाव होते हैं। तब तक धारा 322 के अकॉर्डिंग वह राज्य सरकार के अधीन कार्य करती है। ये थी धारा 31 से लेकर धारा 33। अब धारा 34, क्योंकि निर्वाचन हुआ, निर्वाचन गलत हुआ, तब याचिकाकर्ता निर्वाचन याचिका लगाई, उसकी बात मानी गई और धारा 33 में इस प्रकार का फैसला लिया गया कि नगर पालिका का विघटन हो गया। अब ये पावर मिलती कैसे है हाईकोर्ट को? तो धारा 34 ये कहती है कि न्यायपालिका का जो आदेश है वह क्या होगा? अंतिम होगा। न्यायपालिका का निर्वाचन याचिका संबंधित कोई भी आदेश अगर आ गया है या न्यायपालिका ने दे दिया है तो वो आदेश क्या होगा? अंतिम होगा। वह आदेश निश्चित रूप से अंतिम माना जाएगा। इसमें क्रम लिखा हुआ है कि निश्चित रूप से अंतिम माना जाएगा। भले वो जिला न्यायालय ने आदेश दिया है या फिर हाईकोर्ट ने। यदि जिला न्यायालय से आगे हाईकोर्ट में अगर अपील हो जाती है तो फिर अलग बात है। अब हाईकोर्ट का जो अंतिम निर्णय होगा वो अंतिम होगा। यदि जिला न्यायालय के बाद में याचिकाकर्ता संतुष्ट हो गया तो हाईकोर्ट क्यों जाएगा? ठीक है, इस प्रकार की बात कही गई है। तो धारा 31 से लेकर 34 तक वापस देखिए एक बार। फिर है धारा 35 में अयोग्यताएं। धारा 35 में फिर अयोग्यता कैसे हो गई? कहने का मतलब है यदि उम्मीदवार धारा 28 निर्वाचन संबंधी अपराध, धारा 29 भ्रष्ट आचरण या अपराध सिद्ध दोष में जेल जा चुका है 5 वर्ष के लिए, तो व्यक्ति निर्हत होगा, मतलब कि अयोग्य होगा।
ये धारा 35 में बात की गई, क्योंकि 31 में निर्वाचन याचिका थी। पहले भ्रष्ट व्यक्ति के खिलाफ हमने निर्वाचन याचिका लगाई, फिर 32 में हाईकोर्ट में भी याचिका लगवा दी, फिर 33 में इसके खिलाफ कार्य किया गया, मतलब कि इसके निवारण के लिए कार्य किया गया कि क्या निवारण होगा। फिर 34 में उसका जो हाईकोर्ट का जो आदेश है वो अंतिम होगा। इस प्रकार की बातें देख ली। अब 35 में ये कहा गया है कि यदि वो उम्मीदवार भ्रष्ट आचरण से अयोग्य हो चुका है, निर्वाचन भी उसका रद्द हो चुका है, अब तो दोष सिद्ध होने पर वह सजा के लिए क्या होगा, योग्य। सजा के लिए योग्य मतलब कैसे कि निर्वाचन पर उसके क्या लग जाएगा, प्रतिबंध। के दोष सिद्ध होने की तारीख से 6 वर्ष तक वह निर्वाचन से क्या होगा, पूर्ण रूप से प्रतिबंध। कहने का मतलब है अब वो चुनाव नहीं लड़ सकता धारा 35 के अकॉर्डिंग। तो धारा 28 और धारा 29 से मैं किसी भी बिंदु का उल्लंघन करने पर वह उम्मीदवार अयोग्य माना जाएगा और वह चुनाव दोष सिद्ध होने की तारीख से 6 वर्ष की कालावधि तक वह पूर्ण रूप से चुनाव से क्या रहेगा, प्रतिबंध, वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अब 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 भारत है वो। अब भारत में सबसे बेसी सेटिंग है, हर चीज इलाज है, कठिन नहीं खाली भारत में। कहने मतलब यह है कि 35 में आप 6 वर्ष का कालावधि लगाए वीर चुनाव सु प्रतिबंध कर दी, और 33 में हाईकोर्ट आप फैसला सुना रही है। अब निर्वाचन आएगा सी मैदान में, राज निर्वाचन आयोग मैदान में बोल सी कई को नहीं हूँ कर सू सी ओके क्यों सी निर्वाचन आयोग कैसी के मैं लिख दे दियो नहीं, कोई भी नियम गाल करो कि वो व्यक्ति अपराधी को नहीं, वो भ्रष्टाचार को नहीं, तो कोई नहीं, वो अपराधी को नहीं, वो अपराध शू निरपराध में श्रेणी में आ सके, मतलब कि वो चुनाव लड़ सके, निर्वाचन हो सके बिरो। आप धारा 36 में गई है, 36 में क्या लिखेड़ी है कि अयोग्यताओं का हटाया जाना। राज्य निर्वाचन आयोग लेखबद्ध कारणों से उम्मीदवार निर्वाचन के या निर्वाचक के अयोग्यताओं को हटा सकता है। इसमें आगे एक बात और कही गई है, तथा न्यायालय इसमें स्वतः संज्ञान के लिए कोई भी प्रकार का अधिकार नहीं रखता। कहने का मतलब है कि न्यायालय इसमें नहीं कूद सकता बीच में, फिर राज्य निर्वाचन आयोग कहता है अब सब कुछ है तो मैं ही हूं। ये धारा 36 है कि अयोग्यताओं को हटाया जाना, राज्य निर्वाचन आयोग लेखबद्ध कारणों के माध्यम से उस अयोग्यता को उस उम्मीदवार पर से हटा सकता है, लेखबद्ध कारणों से कुछ भी कारण देकर हटा सकता है, और हाईकोर्ट इसमें स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता। धारा 35, यदि व्यक्ति, पहले तो अयोग्यता लिखी हुई है इसमें, धारा का हेडिंग जो है वो अयोग्यता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा है, अयोग्यता। यदि वह व्यक्ति धारा 28 थी निर्वाचन अपराध, और धारा 29 मतलब कि भ्रष्ट आचरण, इन दो धाराओं के किसी भी एक बिंदु का क्या करता है, वह उल्लंघन करता है, तो अधिनियम कहता है कि वह क्या होगा, अपराध की श्रेणी में आएगा, और वह उम्मीदवार क्या होगा, चुनाव से निर्वाचन से क्या हो जाएगा, प्रतिबंध हो जाएगा, उसके चुनाव पर क्या लग जाएगा, प्रतिबंध लग जाएगा, वह चुनाव नहीं लड़ सकता। कब से, तो दोष सिद्ध होने की डेट से 6 वर्ष पूर्व, सॉरी 6 वर्ष तक, दोष सिद्ध होने की तारीख से 6 वर्ष तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। 35 में बातों में उजागर बातें की गई है, लेकिन ये सारा फॉर्मेट सिंपल सा है कि अयोग्यता धारा 28 से 29 में कोई प्रकार का बिंदु का उल्लंघन करता है तो अपराध की श्रेणी में आता है, वह चुनाव से प्रतिबंध रहेगा, और दोष सिद्ध होने की तारीख से वह डेट 6 वर्ष तक क्या रहेगा, चुनाव से प्रतिबंधित, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। अब सेटिंग वाली बात, तो धारा 35 में का तोड़ धारा 36 में किया गया है। अब निर्वाचन आयोग बीच का मुद्दा है, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि निर्वाचन आयोग को इस प्रकार का सेटिंग लगाता है। निर्वाचन आयोग कोई भी लेखबद्ध कारणों से, लेखबद्ध का कहने का मतलब है अपने कुछ नियमों के माध्यम से,
अपने कुछ नियमों के माध्यम से जो भी वो उम्मीदवार है, उसने जो भी अपराध किया है, उस अपराध को उससे क्या कर देता, मुक्त। अब मुक्त ऐसे भी नहीं होता, कुछ ना कुछ ठोस वजह होती है तब वो मुक्त होता है, ऐसा नहीं होता। तो मजाक की बात है। देख बद कांडों से वो मुक्त होता है अपराधी, जो उम्मीदवार है जो भी है वह मुक्त होता है, और उसकी जो अयोग्यताएं हैं वो सारी की सारी हट जाती हैं। अयोग्यता हट जाती है। और न्यायालय, न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय कुछ नहीं बोलेगा भाई। न्यायालय को कहेंगे हम चुप बैठ जा, न्यायालय कुछ नहीं बोल सकता, स्वतः संज्ञान वापस नहीं ले सकता। हाँ यदि वापस कोई उसमें जाता है याचिका दर्ज करवा, तब न्यायालय बोल सकता है, उससे पहले न्यायालय कुछ नहीं बोल सकता। ये बात है। धारा 35 में और धारा 36 में इस प्रकार की सिमिलरिटी है। फिर अब धारा नंबर 37, निर्वाचन भी करवा लिया आप, दोष भी हटा दिया सारा, निर्वाचन हो गया। निर्वाचन कह रहा है उसी, एक तो हुआ सदस्य वाला, और इस सदस्य रमाए सो एक जानो हुआ उसी अध्यक्ष। आप निर्वाचन चुनाव में वोट किने दिया, सदस्यों ने, सदस्यों में क्या बन गयो, नगर पालिका रो अध्यक्ष बन गयो। अब चुनाव हो गया, आप पर पद पर आ गया, पद पर आने पर क्या लिखी है, सौगन घासी वाली तो, कि मैं कोई प्रकार हो गंदो कार्य करूँ वो नहीं करे, जिसकी अलग बात है, करे वो नहीं। तो अध्यक्ष और सदस्य क्या लेंगे, पहले धारा 37 के अकॉर्डिंग क्या लेंगे, शपथ लेंगे। किसके सामने लेंगे, तो अध्यक्ष अपनी मम्मी के सामने शपथ नहीं लेगा, अध्यक्ष लेगा राज्य सरकार के सामने शपथ। राज्य सरकार कहती मन टाइम को नहीं, टाइम को नहीं जने, राज्य सरकार के ठहर मुझे एक आदमी भेजू, तो राज्य सरकार एक प्राधिकृत व्यक्ति को भेजेगा। 2017 तक पहले कलेक्टर का नाम घोषित हुआ था इसमें, कि कलेक्टर जो है वो है तो शपथ दिलाएगा। लेकिन कलेक्टर भी टाइम थोड़ी ना, कलेक्टर ने भी तो इतना सारा काम करना पड़ता है। कलेक्टर क्या मैं टाबर कौन सकता, फालतू आदमी को हर एक मना दीजिएगा। तब तब राज्य सरकार किसी भी प्राधिकृत व्यक्ति को, अपने प्राधिकृत व्यक्ति को इनकी शपथ दिलाने का कार्य सौंपती है। तो सदस्य अध्यक्ष शपथ लेता है राज्य सरकार के प्राधिकृत ऑथराइज व्यक्ति के सामने। 2017 तक कलेक्टर का नाम था इसमें, अब होगा तो नहीं होगा कोई विशेष बात नहीं, लेकिन सरकार के प्राधिकृत ऑथराइज व्यक्ति द्वारा शपथ ली जाती है धारा 37 के अकॉर्डिंग। अब शपथ ले ली, अब आगे क्या, अब कोई व्यक्ति अमूद गया, फटफटाट लगने लगी मैंने, परेशान हो गयो, इतना सारा कार्य है नगर पालिका में, क्या क्या कार्य कर सीखो। तब एक और प्रावधान करिए। अच्छा, कोई व्यक्ति यदि घबराए जाए, परेशान हो जाए, कहने का मतलब है सदस्यों का त्याग पत्र, के सदस्य त्याग पत्र देते हैं इसमें। धारा 38 के अकॉर्डिंग सदस्य अपना त्याग पत्र दे देते हैं। सदस्यों का त्याग पत्र, सदस्य का त्याग पत्र, सदस्य अपना त्याग पत्र जो है वो अध्यक्ष अध्यक्ष के माध्यम से, अध्यक्ष के माध्यम अध्यक्ष के माध्यम से मजिस्ट्रेट, जो कार्यपालक जो मजिस्ट्रेट होते हैं, कौन से कार्यपालक, कार्यपालक जो मजिस्ट्रेट है, एसडीएम एसडीओ वगैरह जो है, उनके सामने अध्यक्षों के माध्यम से मजिस्ट्रेट के सामने क्या रखते हैं, अपना त्याग पत्र रखते हैं। और जो ये त्याग पत्र है वो 15 दिन के बाद, 15 दिन के बाद क्या होता है, अप्रूव। 2 हफ्ते और भी देते हैं सदस्य को कि भाई अपना त्याग पत्र तू ले सकता है, लेकिन जहां पर परेशान हो रही यदि व्यक्ति है तो 15 दिन बाद में कहीं को करे नहीं, 15 दिन हो जाए मेरे बाद में त्याग पत्र क्या हो जाए, अप्रूव हो जाए, और व्यक्ति अपने पद से क्या कर देता है, हट जाता है। इतनी सी बात की गई है इसमें धारा नंबर 38 में। अब धारा 29 में, इसमें तो व्यक्ति स्वयं से हट रहा है। पहले इसको देख लो, ये काम करो, पहले देख लो।
अब इनमें एक बात और रहेगी, क्या बात रहेगी? शपथ है, तो सदस्य अध्यक्ष शपथ, तो वह कहने भी शपथ ले सकेगा क्या? नहीं। मैं क्या कृषि प्रथम बैठक की तारीख से, प्रथम बैठक की तारीख से एक मंथ के अंदर अंदर, मतलब कि एक माह के भीतर, एक माह के भीतर भीतर वह क्या लेगा? शपथ लेगा। यदि एक माह के भीतर से एक माह ऊपर चला जाता है तो जो सदस्य है वो भी अध्यक्ष बन चुका है, वह अपने पद को छोड़ना होगा, उसको अपने पद से क्या करना पड़ेगा? त्याग पत्र लेना पड़ेगा, अन्यथा राज्य सरकार उसको अपने धक्के मार के निकाल देगी। ठीक है, ये धारा 37 में बात की गई है। अब धारा 39, धारा 39 में यही बात की गई सदस्यों का हटाया जाना। 38 में तो सदस्य अपनी इच्छा से हट रहे थे, कुछ भी कारण से अपने त्याग पत्र दे रहे थे, लेकिन धारा 39 में, धारा 39 में सदस्यों को हटाया जाना। सदस्यों को हटाया जाना, क्यों हटाएगा सदस्यों को? हाँ, दो तीन प्रकार के कारण है कि धारा 37 में वह जो शपथ नहीं ले सकता, मान लो कि वह एक महीने के अंदर शपथ नहीं ले सकता, नहीं ले सका, कुछ कारण हो गए होंगे, वह शपथ शपथ लेने में विफल रह गए, तो वह अयोग्य मानकर उसे पद से हटा दिया जाएगा। फिर धारा 14 में, धारा 24 में, 21 में, 28 में, 29 में किसी भी प्रकार का वह दोषी पाया जाता है या किसी भी बिंदु को उल्लंघन करता है तो अयोग्य माना जाएगा, और अयोग्य मानते हुए वह सदस्य को अपना पद क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, या राज्य सरकार उसे अपने पद से क्या कर देगी? धक्के मार के निकाल देगी। ठीक है, अच्छा, सदस्यों को हटाने के लिए कौन, ये जो सारे जो धारा 14, 24, 21 या फिर 29, 28 है, ये तो है कि हाँ उसने उल्लंघन किया है, तो उल्लंघन किया है तो उसकी जांच भी करनी पड़ेगी, तो राज्य सरकार उसकी जांच करवाती है पहले। तो लिखूं पहले कि धारा 37 में, ठीक है, धारा 28, 14 है, 24 है, 21 है या 29 है, इस प्रकार की धाराएं में वह क्या माना गया है? किसी भी बिंदु पर वह अयोग्य है तो राज्य सरकार उसे हटा देगी, लेकिन उस अयोग्यता की पहले जांच होगी। राज्य सरकार उस अयोग्य की क्या करेगा? जांच करेगा पहले, जांच करने के बाद में उस व्यक्ति को पद से हटना पड़ेगा, तो जांच होगा। लेकिन जांच चल रही है, यदि जांच चल रही है ना, तो वह अपने पद पर क्या रहेगा? बना रहेगा। जब तक जांच चल रही है अपने पद पर बना रहेगा, और जब वह दोष सिद्ध की श्रेणी में आ गया है, यदि वह दोष सिद्ध की श्रेणी में आ गया है, तब वह अपने पद से हटना पड़ेगा, तब उस व्यक्ति को अपने पद से हटना पड़ेगा, अन्यथा राज्य सरकार उसे निकाल देगी, अपने पद से हटा देगी। ये बात इसमें कही गई है धारा नंबर 39 में। और एक बात और, निर्वाचन संबंधित में हमने याचिका लगा दी थी, उम्मीदवार जाके याचिका लगा देता है हाईकोर्ट में। अब यहाँ अधिनियम इस बात को पक्का कर रहा है, क्या? राज्य सरकार का जो भी आदेश है, राज्य सरकार का जो आदेश है वह कोई भी न्यायालय में, भारत की सीमा क्षेत्र में कोई भी न्यायालय में चुनौती योग्य नहीं होगा। इस राज्य सरकार के इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, इसलिए राज्य सरकार का जो प्रणय है वहां इसको भारी रखा गया है, न्यायालय से विमुक्त किया गया है कि भाई चुनौती, राज्य सरकार के आदेश को चुनौती न्यायालय में नहीं दी जा सकती। धारा 39 में सरकार की बात की गई है। अब धारा नंबर 40 इंटरेस्टिंग है। धारा 40 में क्या बात है? धारा 40 में बात की गई है, यदि मान लो कोई अध्यक्ष है, कोई सदस्य है, कोई भी व्यक्ति है, तो नगर पालिका निगम परिषद का कोई सदस्य व्यक्ति है, अध्यक्ष सदस्य कोई भी व्यक्ति है, फिर से बोल रहा हूं, अध्यक्ष है या सदस्य है, ना तो मैं ये बोल रहा हूं ओनली अध्यक्ष या ओनली सदस्य, नहीं, अध्यक्ष और सदस्य दोनों का कार्यकाल पूरा हो गया, उन्होंने अपना पद छोड़ भी दिया, अब वो चुनाव में लड़ रहे, तो क्या इसके बिना पर उसके जो पुरानी जो नीतियां थी या जो भी उसने कार्य किए थे
उन नीतियों पर जांच नहीं हो सकती, उस कार्य पर जांच नहीं हो सकती? नहीं हो सकती? हो सकती है। धारा 40 ये कहती है कि पदावधि समाप्ति के बाद में, पदावधि के समाप्त के बाद में अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यों की जांच हो सकती है। जो भी उनकी जांच है, जैसे कि कोई भी उन्होंने कोई गलत काम कर रखा है पहले, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने नगर पालिका संपत्ति का गबन कर रखा है, या नगर पालिका संपत्ति ठेकेदारों से अपना बॉन्ड बना के रखा था, उनसे पैसे लिए, कार्य पूरा नहीं हुआ, तो उनकी नीतियों और उनके कार्यों के खिलाफ भी जांच हो सकती है। मतलब कि पदावधि की समाप्ति के बाद में भी, पदावधि पदावधि समाप्ति पदावधि समाप्ति के बाद अध्यक्ष अध्यक्ष और सदस्यों अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यों की जांच हो सकती है। यह बात की गई धारा 40 में, और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। यदि अध्यक्ष और सदस्य ने अपना पद त्याग दिया है या उनका कार्यकाल पूरा हो गया है, तब भी उनके कार्यों की जांच उनके पदावधि की समाप्ति के बाद भी सरकार कर सकती है। ठीक है, यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ दंड की प्रक्रिया आगे हम अगली कक्षा में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।